टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड। ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। इसमें जो राइटर होती है बताती है कि वो उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर को कैसे लिखना पढ़ना सिखाया। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो जो राइटर है वो फर्स्ट स्टैंजा में कहती है कि जब मैं 12 साल की बच्ची थी तब मैं अपने विलेज में, अपने गांव में, नॉर्थ कर्नाटका में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो उतना बढ़िया नहीं था, तो जो हमें मॉर्निंग पेपर जो सुबह में आना चाहिए था वो आफ्टरनून में आता था। ठीक है, जो वीकली मैगज़ीन था वो एक दिन लेट आता था। तो हम लोग जो थे ईगर रहते थे, मतलब उत्सुक रहते थे उस बस के लिए जो कि पेपर्स के साथ आएगा या फिर वीकली मैगज़ीन्स या पोस्ट के साथ आता था। उस समय त्रिवेणी थी, वो एक बहुत पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की। ठीक है, वो शी वॉज़ अ वंडरफुल राइटर। उनका जो स्टाइल था वो पढ़ने में बहुत आसान था और बहुत कन्विंसिंग था। ठीक है, सबको बहुत पसंद आता था उनकी स्टोरीज़। तो उनकी जो स्टोरीज़ थी वो डील करती थी कॉम्प्लेक्स, एकदम ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, मनोविज्ञान के प्रॉब्लम्स से, और वो भी ऑर्डिनरी पीपल के जीवन की, और हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। तो जितने भी लोग उसको पढ़ते थे ना वो खुद से रिलेट कर पाते थे। वो सारा जो भी वो त्रिवेणी जो राइटर थी वो लिखती थी उसके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कन्नड़ लिटरेचर के लिए वो बहुत जल्दी मर गई। ठीक है, हम अभी भी जो इवन उनके डेथ के 40 साल के बाद पीपल उनकी नॉवेल्स जब पढ़ते हैं तो उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उनका एक नावल है जिसका नाम है काशी यात्रा। वो सीरियल के टाइम आ रहा था उस टाइम कन्नड़ के वीकली करमवीरा में। काशी यात्रा जो है वो एक स्टोरी है एक ओल्ड लेडी के बारे में और उनकी आर्डेंट डिज़ायर। आर्डेंट का मीनिंग याद दिया हुआ है, कीन डिज़ायर, मतलब भी बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर होना काशी जाने के लिए, काशी या फिर वाराणसी। ठीक है, दोनों सेम जगह है। बहुत सारे जो हिंदू होते हैं वो बिलीव करते हैं, उनका ऐसा मानना होता है कि अगर वो काशी गए और वहाँ लॉर्ड विश्वेश्वरा उनकी पूजा की तो वो उनका अल्टीमेट पुण्य होगा। तो ये जो ओल्ड लेडी थी इस स्टोरी में, काशी यात्रा में, तो वो भी इसी चीज़ में मानती थी। और उस स्टोरी में उनकी स्ट्रगल के बारे में बताया गया है कि वो कितना स्ट्रगल करती हैं सिर्फ काशी जाने के लिए। और फिर उस स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल होती है, मतलब एक छोटी सी अनाथ लड़की होती है जो कि जिसको प्यार हो जाता है किसी से, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं शादी करने के लिए। तो एंड में जो स्टोरी का एंड होता है उसमें क्या होता है, वो जो ओल्ड लेडी जिनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है ना काशी जाने की, वो अपने सारे पैसे इस लड़की को दे देती हैं और काशी नहीं जाती है। ठीक है, वो लास्ट में कहती है कि जो हैप्पीनेस इस ऑर्फन गर्ल की होगी, ये खुशी इस अनाथ लड़की को मिलेगी शादी करके, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे काशी जा कर के लॉर्ड विश्वेश्वरा को वर्शिप करने से। ठीक है, अब उसकी शादी कराना उसके उन लेडी के लिए अल्टीमेट पुण्य का काम होगा, रादर देन गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा। फिर जो राइटर है वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बताती है कि उनकी जो ग्रैंडमदर है कृष्टका, वो कभी स्कूल नहीं गई, तो वो कब पढ़ नहीं पाती थी। तो जब भी एवरी वेडनेसडे जब जो मैगज़ीन आता था, एक दिन तो लेट आता था, है ना, तो उनका ट्यूसडे का मैगज़ीन उनको वेडनेसडे को मिलता था। तो जब भी जिस वेडनेसडे को मैगज़ीन आता था तो ये जो राइटर थी वो पढ़ करके सारे नेक्स्ट एपिसोड्स अपनी दादी को सुनाती थी। उस समय वो सारा काम सब भूल करके उस कहानी को एकदम अच्छे से सुनती थी, है ना, फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनती थी। ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, मतलब पूरी ही कंसंट्रेशन से सुनती थी उनकी दादी सारी कहानियाँ जो भी ये राइटर सुनाती थी। और जब वो कहानी ख़त्म कर देती थी तब जो उनकी दादी थी वो पूरा टेक्स्ट बाय हार्ट मतलब किसी चीज़ को इतनी अच्छे से याद करना कि आप उसको फिर से दोबारा, अगर आप कोई भी आपको कहे कि आप इसको सुनाओ तो आप बिना देखे उस पूरी स्टोरी को एकदम ही अच्छे तरीके से सुना दो। तो जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो कभी काशी नहीं गई। वो हमेशा जो नावल की प्रोटैगनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर थी, वो जो ओल्ड लेडी थी, वो हमेशा उनसे अपने आप को मैच कर पाती थी, है ना। वो बहुत रिलेटेबल लगता था उनकी दादी को वो स्टोरी। सभी से ज़्यादा अगर कोई उत्सुक रहता था या किसी को इंटरेस्ट था जानने में कि नेक्स्ट क्या हुआ उस एपिसोड में, तो वो मेरी दादी थी। ठीक है, और वो हमेशा मुझे इंसिस्ट करती थी कि मैं वो सीरियल पढ़ के उन्हें सुनाऊँ।
जैसे ही वो मैगज़ीन आता था, वो एकदम सारा काम वाम छोड़ कर के वो वहाँ बैठ जाती थी सुनने। और जब मैं उनको ये सब सुना देती थी काशी यात्रा के बारे में, तो वो अपने फ्रेंड से जाके मिलती थी टेंपल की कोर्टयार्ड में, ठीक है? टेंपल के आगे जो खाली जगह रहता था वहाँ पे, जहाँ पे बच्चे भी इकट्ठा होते थे और हम लोग हाइड एंड सीक खेलते थे और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रही होती थी। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो लेटेस्ट एपिसोड होता था वो डिस्कस कर रही होती थी। उस टाइम पे मुझे कभी समझ में नहीं आया कि इस स्टोरी पे इतना डिबेट क्यों है, ठीक है? इसकी इतनी बातचीत आखिर हो क्यों रही है? एक बार मैं पास ही के गाँव में अपने कज़न्स के साथ एक शादी में गई। उन दिनों जो वेडिंग था वो बहुत ही बड़ा इवेंट होता था, ठीक है? हम जो बच्चे होते थे वो बहुत एन्जॉय करते थे, पूरे थ्रू आउट द वेडिंग हम काफ़ी एन्जॉय करते थे। हम सिर्फ खाते थे और दिन भर खेलते रहते थे। सेवरिंग मतलब एन्जॉय टू द फुलेस्ट, ठीक है? इसका मीनिंग यहाँ बुक में दिया हुआ है। सेवरिंग मतलब हम पूरा एकदम एट द फुलेस्ट हम एन्जॉय करते थे अपने फ्रीडम को, क्योंकि जो सारे एल्डर्स होते थे वो तो शादी में बिज़ी रहते थे, तो हमारे पास पूरी खुली छूट होती थी कि हम कुछ भी खेलें, कुछ भी खाएँ, कहीं पे भी रहें। मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए गई थी, लेकिन मैं गई पूरे 1 वीक तक। जब मैं वापस आई अपने गाँव, तो मैंने देखा कि मेरी जो दादी है वो रो रही हैं। तो आई वाज़ शॉक्ड, ठीक है? मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि मैंने उनको कभी भी ऐसे रोते हुए नहीं देखा। इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, अगर कितनी भी बुरी सिचुएशंस क्यों ना हो, वो कभी मैंने उनको रोते हुए नहीं देखा। तो आखिर हुआ क्या? मैं एकदम परेशान हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि अव्वा, क्या सब ठीक है? क्या हुआ आपको? मैं उनको अव्वा बुलाती, कन्नड़ लैंग्वेज में अव्वा मीन्स मदर। तो उन्होंने नोट किया, उन्होंने कहा हाँ, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो मुझे समझ में नहीं आया और मैं भूल भी गई उसके बारे में। तो जब रात हुई, डिनर के बाद हम सब ओपन टेरेस पे, हम सब खुले छत पे सो रहे थे। वो एक समर का रात था और वहाँ फुल मून था। अव्वा मेरे पास आई और बैठ गई और अपने अफेक्शनेट हाथों से, मतलब अपने प्यार भरे हाथों से मेरे फ़ोरहेड को छूने लगी, ठीक है? तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनको कुछ बोलना है मुझसे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया? व्हाट्स द मैटर? जिस पे फिर मेरी ग्रैंडमदर रिप्लाई करती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी मदर गुज़र गई, तो कोई था नहीं मेरी देखभाल करने के लिए और मुझे गाइड करने के लिए। और मेरे फ़ादर जो थे वो बहुत ही बिज़ी आदमी थे और उन्होंने फिर से शादी कर ली। उस समय जो लोग थे वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे गर्ल्स को एजुकेट करने में, ठीक है? उतना एसेंशियल नहीं था गर्ल्स को एजुकेट करना। तो मैं कभी स्कूल नहीं गई और मेरी बहुत ही जल्दी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए और मैं बहुत बिज़ी रहने लगी। बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए और मुझे इतनी खुशी मिली सबका खाना वाना बनाने में और तुम लोग को खिलाने में। उस समय मुझे रिग्रेट होता था स्कूल नहीं जाने का, इसलिए मैंने हमेशा से कोशिश किया कि जो मेरे बच्चे हैं और मेरे पोता पोती हैं वो सब अच्छे से स्कूल जाएं और पढ़े लिखें। उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो ये 62 इयर्स ओल्ड मेरी ग्रैंडमदर है, वो मुझे, जो सिर्फ़ एक 12 साल की लड़की है, उसको अपने जीवन की स्टोरी इस बीच रात में क्यों बता रही है। लेकिन मुझे पता था कि कुछ तो रीज़न होगा जिसके कारण वो मुझसे ऐसे बात कर रही है। तो मैंने उनके फेस की तरफ देखा, उनका फेस एकदम ही दुखी था और उनके आँखों में एकदम टीयर्स भरे हुए थे। वो एक बहुत बढ़िया दिखने वाली लेडी थी जो कि हमेशा हँसती रहती थी। आज भी मुझे याद है और मैं भूल नहीं पाती हूँ उनका जो वरीड एक्सप्रेशन था उनके फेस पे उस दिन। तो मैं उनकी तरफ झुकी और मैंने उनका हाथ पकड़ा। अव्वा डोंट क्राई, मैंने कहा कि अव्वा मत रो, क्या हो गया, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी इसमें। तो वो कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, कि तुम्हें पता है जब तुम दूसरे विलेज गई हुई थी तो कर्मवीरा वैसे ही आता था। मैंने उस मैगज़ीन को खोला, मैंने पिक्चर्स देखे जो कि स्टोरी जो काशी यात्रा थी उसके साथ आते थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उसमें लिखा क्या था। बहुत बार मैंने अपना हाथ रब किया उस पेजेस पे, सोचते हुए कि क्या पता मुझे ये सब समझ में आ जाए, लेकिन वो सब तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं थोड़ी पढ़ी लिखी रहती तो तब मैं पढ़ भी पाती, लेकिन मुझे तो एकदम ही नहीं समझ में आता था कि उसमें क्या लिखा हुआ था।
मैं एकदम उत्सुकता से तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे लग रहा था कि कब तुम आओ और कब तुम मुझे पढ़ कर के पूरा स्टोरी सुनाओ। मैंने ये भी सोचा कि पास वाले विलेज में जा कर के तुम्हें बोलूँ कि मेरे लिए प्लीज़ ये स्टोरी रीड कर दो। मैंने ये भी सोचा कि गाँव में किसी और को बोलूँ कि वो पढ़ दे ये पूरी स्टोरी मेरे लिए। लेकिन मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फ़ील हुआ, मेरे को इतना डिपेंडेंट फ़ील हुआ और एकदम हेल्पलेस फ़ील हुआ तुम्हारे बिना। हमारे पास सब कुछ है, वेल ऑफ मतलब वी हैव एवरीथिंग, लेकिन उस मनी का क्या यूज़ अगर मैं इंडिपेंडेंट ही ना हो पाऊँ? मुझे इसका आंसर नहीं पता था। अव्वा अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती रही। उन्होंने कहा कि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स कल से सीखने हैं। मैं बहुत ही मेहनत से और लगन से पढ़ाई करूँगी और मैं सरस्वती पूजा का दिन है, जो दशहरा के टाइम आता है, उसको एज़ अ डेडलाइन फ़िक्स करके रखूँगी। डेडलाइन मतलब उससे पहले ही मैं सीख जाऊँगी कन्नड़ लैंग्वेज तुमसे, ठीक है? तुमसे मतलब राइटर से। और सरस्वती पूजा का जो दिन होगा, उस दिन वो खुद से एक नॉवल पढ़ सकेंगी। उनको इंडिपेंडेंट होना है, वो कहती है मुझे इंडिपेंडेंट होना है। तो जो राइटर होती है वो उनके फेस का डिटर्मिनेशन दिखता है, ठीक है? डिटर्मिनेशन मतलब किसी भी चीज़ को पाने के लिए एकदम चाहत, ठीक है? वो फेस से दिखता है। फिर भी वो उनके ऊपर हंस देती है। वो कहती है अव्वा 62 साल की हो आप और आपको अल्फ़ाबेट सीखने हैं। आपके सारे हेयर्स जो है वो ग्रे हो चुके हैं, आपके हाथ में रिंकल्स आ चुके हैं, आप स्पेक्टिकल्स पहनती हैं और आप इतना काम करती हैं किचन में, फिर भी। तो मैंने उनका मजाक बना दिया थोड़ा, लेकिन उन्होंने सिर्फ स्माइल किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी अच्छे काम के लिए तुम डिटरमाइंड हो तो तुम किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर दोगे, मतलब किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर दोगे। ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट। और मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा हार्डर काम करूँगी, मतलब अगर कोई थोड़ा कम पढ़ता है तो मैं उससे भी ज़्यादा पढ़ूँगी ताकि मैं ये अल्फ़ाबेट सीख पाऊँ अपने डेडलाइन से पहले, क्योंकि किसी चीज़ को सीखने के लिए कोई एज बार नहीं है। और दूसरे ही दिन से मैंने अपने ट्यूशन स्टार्ट कर दी। अव्वा जो है वो वंडरफुल स्टूडेंट थी। इतना उन्होंने होमवर्क किया वो एकदम अमेजिंग था। मतलब जितना उनको मैं होमवर्क देती थी वो सारा कंप्लीट करके लाती थी। वो पढ़ लेती थी, उनको जैसा मैं सिखाती थी वो वैसा पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी और रिसाइट करती थी, सुनाती थी। मैं उनकी पहली टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट। लेकिन बाद में जाके वो जो राइटर है वो टीचर ही बन जाती है और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की, और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। कुछ समय बाद जो दशहरा का फेस्टिवल था वो वैसे ही आया, और वो जो राइटर है उन्होंने सीक्रेटली मतलब छुपा करके जो काशी यात्रा का जो नॉवल है वो उस समय एक नॉवल के टाइम में पब्लिश हुआ था, तो उसको जा कर के ख़रीद लिया। तो जो उनकी ग्रैंड मदर है उन्होंने पूजा की जगह पे उनको बुलाया और उनको स्टूल पे बैठा दिया। फिर उन्होंने गिफ्ट में उनको एक फ़्रॉक का कपड़ा दिया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि नॉर्मल नहीं था, ठीक है? एकदम अनयूजुअल, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो वैसा कुछ किया। वो नीचे झुकी और उन्होंने मेरे पैर छू लिए और मैं बहुत ही सरप्राइज़ हो गई। टेकन अबैक एक फ्रेज़ है जिसका मतलब किसी चीज़ पे सरप्राइज़ होना। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है तो उस पे हम सरप्राइज़ हो जाते हैं, उसका मतलब होता है टेकन अबैक, ठीक है? तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई और मैं पीछे हट गई, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो कभी भी छोटों का पैर नहीं छूते। हमें हमेशा सिखाया गया है कि हम भगवान, बड़े और अपने टीचर्स का पैर छुएं, उसको एक एज़ अ रिस्पेक्ट ट्रीट किया जाता है। ये एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है, लेकिन आज जो है वो जस्ट रिवर्स हुआ है, जो कि सही नहीं था, ठीक है? मेरी ग्रैंडमदर मेरे पैर छू रही थी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, ना कि अपनी ग्रैंड डॉटर के, ठीक है? एक टीचर ने जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने प्यार के साथ पढ़ाया कि अब मैं कोई भी नॉवल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एकदम ही छोटे समय में पढ़ सकती हूँ। अब मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर को रिस्पेक्ट करूँ। क्या ये हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा कि अपने टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, उनके एज को देखे बिना या फिर उनके जेंडर को देखे बिना? फिर मैंने उनका जो नमस्कार था वो रिटर्न किया और मैंने उनके पैर छू लिए।
और मैंने अपना गिफ्ट दिया अपने फर्स्ट स्टूडेंट को। फिर जब उनकी ग्रैंडमदर ने वो खोला और टाइटल काशी यात्रा पढ़ा बाय त्रिवेणी और उनका पब्लिशर्स नेम पढ़ा, और जब मैंने उनको ये पढ़ते हुए सुना तो मुझे समझ में आ गया जो मेरी स्टूडेंट है वो अब सब कुछ सीख चुकी है और वो एकदम अच्छे नंबरों से पास हो चुकी है।